Welcome to Veena Pani online classes. How are you all? I hope you all are very well and enjoying our online classes. बच्चों, आज हम लोग आप लोग के सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द मुगल एम्पायर, इसको पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम आपकी बुक के हिसाब से देखें तो महज एक चैप्टर है, पर जिस तरीके से हमने हिस्ट्री आपको पढ़ाना चाहा है या जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं उस वे में देखें तो हमने जो मिडिवल पीरियड से आपको मैंने बताया था कि आप लोग की क्लास में जो हिस्ट्री है ये मिडिवल पीरियड को कवर अप करती है। आप लोग की क्लास की हिस्ट्री किस पीरियड को कवर अप करती है बेटा? मिडिवल पीरियड को। ठीक है, तो ये जो मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री है, देखिए आगे चल करके ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाती है। ठीक है, जब भारत में अंग्रेज आते हैं तो ये मिडिवल और मॉडर्न दोनों को एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से थोड़ा सा मिक्सअप है। मॉडर्न को थोड़ा सा छूती है। ठीक है, मॉडर्न का मतलब बेटा 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, तो उस टाइम को थोड़ा सा छूती है। लेकिन जो मेन इसका जो बेस फोकस था वो आप लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया तो आप लोग इस बात को अच्छे समझे होंगे कि जब आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया जब मिडिवल पीरियड, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मिडिवल पीरियड का टाइम फ्रेम था वो क्या था। पहला अर्ली मिडिवल पीरियड जो थी वो आप लोग की किस तक थी बेटा? 8th to 12th सेंचुरी तक, और दूसरा जो लेटर मिडिवल पीरियड था वो था 13th to 18th सेंचुरी तक। तो आप इस बात को समझ चुके हैं कि आप 8 से लेकर के 18 तक की सारी हिस्ट्री का जो भी घटनाएं उस समय हमारे भारत की हिस्ट्री में हुई थी उसको आप लोग पढ़ेंगे। तो आप 8 से लेकर 18 सेंचुरी के बीच तक की जो भी घटनाएं भारत में हुई थी, और बेटा ये 18th क्या आप लोग 19th तक पढ़ लेंगे इस बुक में। ठीक है, तो सारी घटनाओं को आप 8 से लेकर के 19th सेंचुरी तक की सारी घटनाओं को आप लोग हमारे साथ देखेंगे, आप लोग सीखेंगे कि क्या क्या कब कब हुआ था। तो आप लोग की बुक के हिसाब से 4th चैप्टर है, और अगर हम अपने टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है बेटा? हम लोगों ने भारत में सबसे पहले जो पढ़ा था जो छोटी छोटी डायनेस्टीज थी जिसमें चोल, राष्ट्रकूट, पाल्स, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। गुर्जर प्रतिहार, ये सारे डायनेस्टीज और इनके किंग्स के बारे में जाना था। जो न्यू किंगडम्स निकली थी उस समय हमारे भारतीय हिस्ट्री में मिडिवल पीरियड में। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, जब हम लोगों ने इन रीजनल किंगडम्स को जानने के बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप लोग को मैंने जो पिछला लेक्चर का जो पिछला चैप्टर था जिसमें आप लोगों ने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जब मैंने आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत थी ये जो टाइम जिसको इसने कवर किया वो था 1206 से 1526 के बीच में। तो इस बात को आप अच्छे समझ रहे होंगे कि आपने इससे पहले मतलब 10th और 9th सेंचुरी में 10th और 9th सेंचुरी में आप लोगों ने किसको पढ़ा? आप लोगों ने गुर्जर प्रतिहार, पाल्स, राष्ट्रकूट, इन सब के शासनकाल को पढ़ा। उसके बाद आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा जो 1206 से लेकर के 1526 तक थी। दिल्ली सल्तनत में आप लोगों ने पढ़ा कि 5 अलग-अलग डायनेस्टीज ने भारत में शासन किया, जिसमें से पहले जो 4 थे वो 4 में जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले ये चारों जो थे तुर्क थे, और लास्ट में जो लोधी डायनेस्टी थी वो आपकी थी अफगान की। जो पहले 4 डायनेस्टीज थी उनके नाम आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। ये चारों जो थी ये आप लोग की स्लेव, खिलजी, तुगलक और सैयद, ये जो 4 डायनेस्टी थी बेटा ये आपकी थी तुर्क। ये सब कौन थे? तुर्क थे, तुर्क थे। और लास्ट में जो डायनेस्टी आई थी वो थी लोधी, ये आप लोग की थी अफगान डायनेस्टी। अच्छा, इनको बताने की आवश्यकता यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जो अफगान डायनेस्टी है वो आपके इस चैप्टर की बेस है। ठीक, आइए समझते हैं मुगल एम्पायर। देखिए चैप्टर का नाम है बेटा मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर को हिंदी में बोलते हैं मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो मुगल कौन थे सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ये कहां से आए थे? भारत में इन्होंने कैसे अपनी डायनेस्टी को बनाया, कैसे एस्टेब्लिश किया, कितने समय तक इन लोगों ने शासन किया, और कौन कौन सी चीजें थी जो इन्होंने भारत के डेवलपमेंट के लिए या कह सकते हैं कि खुद के डेवलपमेंट के लिए भले ही किया हो, खुद के शान शौकत के लिए किया हो, पर आज वही चीजें हमारे लिए धरोहर है, वही चीजें आज हमारे विकसित होने की तरफ जो हमारे कदम बढ़े तो उसमें हमारी उन चीजों ने मदद किया। तो हम इन सभी चीजों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को स्पेशली मैंने इसलिए इस टाइम फ्रेम को समझाने की कोशिश की ताकि आपके माइंड में क्लियर ये बात बैठी रहे कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं भले ही आप चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं लेकिन आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब आप पहुंच चुके हैं 1526 तक। 1526 तक जब आप लोग थे तब आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि
1526 की घटना क्या थी, उस समय क्या हो रहा था, उस समय के बारे में समझिए। सबसे पहले इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी और दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी भारत में शासन कर रही थी, जो कि 5वीं डायनेस्टी थी। भारत में दिल्ली सल्तनत में कौन सा डायनेस्टी शासन कर रही थी बेटा? लोधी, जो कि 5वीं डायनेस्टी थी और ये 1451 से इसने अपना शासन शुरू किया था। कब समाप्त होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे ही इस डायनेस्टी में आप लोगों ने समझ लिया कि भारत में मुगल एम्पायर की बेसिक हम समझा रहे हैं आपको। तो 1526 में क्या होता है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की 5वीं डायनेस्टी, जिसका नाम होता है लोधी डायनेस्टी, ये भारत में शासन कर रही होती है और उसका जो राजा होता है उसका नाम होता है इब्राहिम लोधी। उसका नाम क्या होता है बेटा? इब्राहिम लोधी। तो भारत में इब्राहिम लोधी 1526 के आसपास शासन कर रहे होते हैं और इब्राहिम लोधी जब भारत में राजा बनता है तो वो बनता है बेटा 1517 में। और जब 1526 आता है तो इस 1526 में भारत में प्रथम मुगल शासक, जिसका नाम है बाबर, जिसका क्या नाम बेटा? बाबर। तो भारत में 1526 में जब भारत में सबसे लास्ट दिल्ली सल्तनत की सबसे लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी जब भारत में शासन कर रही होती है, जिसका राजा होता है इब्राहिम लोधी, इसको बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में भारत में हरा करके भारत में मुगल डायनेस्टी की स्थापना किया। क्लियर? तो आप लोगों ने समझ लिया कि जब भारत में मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है उस ईयर का नाम क्या है? 1526। और 1526 में भारत में क्या हो रहा होता है? उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही होती है, जिसके राजा का नाम होता है इब्राहिम लोधी। ये लोधी डायनेस्टी का किंग होता है जो भारत में शासन कर रहा होता है। और 1526 में भारत में बाबर आक्रमण करता है और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा करके भारत में मुगल वंश की, मुगल डायनेस्टी की, मुगल एम्पायर की नींव रखता है। तो ये आप लोग की पहली जो बेसिक थी वो मुगल एम्पायर की थी। आगे हम लोग बेटा इस चैप्टर में सभी मुगल राजाओं के बारे में, चाहे वो बाबर हो, शाहजहां हो, आप इसको सीरियलाइज करके देखें तो बाबर, हुमायूं, ठीक है, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, हम इन सभी मुगल एम्पायर्स के बारे में बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही डिटेल्ड में इनके बारे में सारी चीजों को समझेंगे। इनके किए हुए कार्यों के बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में, इन्होंने भारत के जो उस समय के जो समाज था उसको क्या क्या चीजें दी, और उसी समय जब ये डायनेस्टी समाप्त होने वाली रहेगी तो भारत में अंग्रेजों के आक्रमण और उनके प्रभाव के बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि प्रथम अंग्रेज अधिकारी जो भारत आता है, अंग्रेजों के बारे में बहुत अच्छे से आप सब जानते हैं क्योंकि 1947 में हमारे देश को आजादी मिली। तो प्रथम अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम होता है जो प्रथम अंग्रेज अधिकारी होता है, जब टॉमस लो भारत आता है तो वो सबसे पहले शाहजहां के विलियम हॉकिंस बेटा सॉरी जब हॉकिंस भारत आता है वो डेट होती है बेटा 1609। जब भारत में विलियम हॉकिंस जब सबसे पहले प्रथम अंग्रेज अधिकारी जब भारत आता है 1609 में, तो उस समय भारत में जो शासन कर रहा होता है वो मुगल वंश का शासक जिसका नाम होता है शाहजहां। ठीक है, तो मुगल वंश का शासक शाहजहां उस समय भारत में शासन कर रहे होते हैं। और आप इस बात को समझ चुके होंगे कि शाहजहां के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार अंग्रेज भारत में आते हैं। तो आप हल्का से इस बात को भी समझने की कोशिश आप लोग कर रहे होंगे कि कहीं न कहीं जब ये डायनेस्टी भारत में चल रही थी, जब मुगल एम्पायर भारत में चल रहा था, उसी समय भारत में अंग्रेज आते हैं और धीरे धीरे होते होते ये मुगल डायनेस्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसका जो प्रभाव होता है वो समय के साथ अंग्रेजों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मुगल वंश का प्रभाव समाप्त होता जाता है। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर सेकंड, उसको अंग्रेज खुद एक पेंशन पर उसको रंगून भेज देते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए, प्रथम जो मुगल शासक था वो था बाबर। प्रथम मुगल एम्पायर कौन था बेटा? बाबर, जिसने मुगल डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट किया। ये 4 साल तक के लिए शासन इसने राजा बना, वो था 1526 से 1530। और लास्ट जो मुगल एम्पायर होता है वो होता है बेटा बहादुर शाह सेकंड। वो कौन है? बहादुर शाह सेकंड, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, जिसने भारत में 1837 से 1857 के बीच में शासन किया। ये भारत में लास्ट मुगल एम्पायर था। ठीक है, तो आप लोग
इस चैप्टर की जो चीजों को कवर अप करेंगे आप अच्छे समझ रहे होंगे कि आप 1857 तक की सारी चीजों के बारे में जानेंगे। अच्छा, 1857 आते ही आपके माइंड में एक छोटी सी चीज है जो हमेशा आनी चाहिए, वो ये है बेटा कि 1857 में भारत में अंग्रेजों से लड़ाई, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए पहली बार पूरे भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे उनके राजाओं ने मिल करके अंग्रेजों से लोहा लिया, जिसको भारत की स्वतंत्रता, पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसमें भारत में पहली बार एकजुट होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने की कोशिश की जाती है, घोषणा होती है और काफी अच्छे तरीके से इस क्रांति को अंजाम भी दिया जाता है। पर अंग्रेजों की कुशल सैन्य शक्ति और तमाम कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये क्रांति असफल हो जाती है। तो आप 1857 तक की तमाम चीजों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो आप इस बात को अच्छे समझ चुके होंगे कि मुगल एम्पायर भारत में 1526 में एस्टेब्लिश होता है, 1557 तक चलता है, जब बहादुर शाह सेकंड जब भारत में अंतिम मुगल शासक होता है, जिसको अंग्रेजों के द्वारा पेंशन पर भेज दिया जाता है। तो इस तरह से मुगल डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे मुगल डायनेस्टी के बारे में, इसके राजाओं के बारे में हम एक एक के बारे में स्पेसिफिक रूप से बात करेंगे, ठीक है। हम हर एक राजा के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उसकी खुद के बारे में, उसके व्यक्तिगत के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी, सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल तरीके से एनालिसिस पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा वो मुगल एम्पायर से रिलेटेड, जिससे आप लोग कुछ चीजों को बहुत आसान तरीके से समझना है। देखिए बेटा, भारत में मैंने आपको समझाया था कि जो दिल्ली थी वो हमारा, चाहे वो मुगल वंश हो, चाहे इससे पहले दिल्ली सल्तनत हो। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का आपको साफ साफ समझ रहे थे कि दिल्ली कितनी इंपॉर्टेंट जगह थी। वो आज भी हमारी हिस्ट्री में उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि उस समय थी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिल्ली जो है वो भारत का एक तरह से दिल है, सेंटर। अगर दिल्ली पे किसी शासक ने अटैक करके उसको कब्जा कर लिया उस पे, तो पूरे भारत पर उसका शासन हो सकता था, क्योंकि दिल्ली हमेशा जो भी डायनेस्टी भारत में शासन करती थी वो दिल्ली को एक स्पेशल प्रोटेक्शन के तौर पे देखती थी, उसको दिल्ली को एक स्पेशल तरीके से प्रोटेक्ट करती थी। तो भारत में दिल्ली सल्तनत, उसके लिए भी दिल्ली इंपॉर्टेंट थी। और जब मुगलों ने भारत में अपना मुगल डायनेस्टी की जब बाबर ने स्थापना किया, इसने 1526 में एस्टैब्लिशमेंट किया और इसके जो बाद के जो इसके वंशज थे, मतलब इसके बाद के जो इसके लड़के थे, जैसे हुमायूं और जो लोग थे, उन सभी ने मुगल वंश को, आप इस बात को समझ सकते हैं कि 17th सेंचुरी तक 18th सेंचुरी तक भारत में जो 1700 का जो टाइम है, ये मुगल डायनेस्टी पीक पर थी। इस टाइम पर मुगल डायनेस्टी भारत में क्या थी? पीक पर थी। पीक का मतलब कि बेटा इस समय शाहजहां को जब भारत में पहली बार जब अंग्रेज अधिकारी विलियम हॉकिंस से भारत आए और जब 1609 में शाहजहां से भारत में व्यापार करने की परमिशन मांगी, उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से उसने भारत में कोशिश तो की कि अपने व्यापार के लिए परमिट मिले, लेकिन शाहजहां ने उस समय डिनाई किया। और 17th के समय ये जो मुगल एम्पायर था वो पूरी तरह से अपने पीक पर था। और आप इस बात को अच्छे समझ सकते हैं कि मुगल वंश में जो राजा थे, चाहे वो शाहजहां हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे शेरशाह सूरी हो, सभी बहुत ही अधिक बेटा कुशल, शक्तिशाली और बहुत ही संपन्न थे, बुद्धि से परिपूर्ण थे, अपने राज्य के विस्तार में बहुत ही सक्षम थे और मुगल डायनेस्टी को इन सब ने लगातार एक्सपेंड करने की कोशिश की। तो जितने भी मुगल डायनेस्टी के शुरुआत में जो हुए, हाँ लास्ट में आता है कि जरूर ये डायनेस्टी कमजोर हुई, उसको उतने कुशल शासक नहीं मिल पाए और अंग्रेजों के प्रभाव को ये कम नहीं कर पाए। ये भी चूक थी मुगल डायनेस्टी की, क्योंकि इसके शासकों के होते हुए ही अंग्रेज भारत में फूले फले और बढ़े, तो ये इसकी कमजोरी जरूर थी। लेकिन जो इसके शुरुआती जो थे, चाहे बाबर हो, बाबर के बाद हुमायूं हो, अकबर हो, इन सभी का जो शासनकाल था वो मुगल डायनेस्टी का एक पीक टाइम था, सर्वोच्च टाइम था, जिस समय मुगल डायनेस्टी ने भारत में बहुत ही अच्छे से शासन किया। तो आइए कुछ चीजों को मैं आपको समझा रहा हूँ। मुगल जो एम्पायर था, ये भारत में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान जब भारत से अलग नहीं हुआ था, तो बांग्लादेश से लेकर के, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि बांग्लादेश से लेकर के पूर्व में, बांग्लादेश से लेकर के पश्चिम में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के पास है, ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के भाग आप समझ सकते हैं, तो बलूचिस्तान तक
बलूचिस्तान तक, बांग्लादेश से लेकर के बलूचिस्तान तक ये आपका क्या कह सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट तक का था। और फिर ऊपर में आप समझ सकते हैं कि जस्ट कश्मीर के ऊपर के पार्ट से लेकर के आप दिल्ली सल्तनत से लेकर के दक्षिण में कावेरी तक इनका शासन था। मतलब मुगल डायनेस्टी भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से जो थी वो इस्टेब्लिश थी, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे देश में फैली हुई थी। कुछ चीजें और समझ लीजिए मुगल डायनेस्टी के बारे में। मुगल डायनेस्टी में भारत में मैंने आपसे कहा कि हम जब इसके प्रत्येक राजा जो थे, इनके जो किंग्स थे, उनके बारे में जब मुगल एम्पायर के प्रत्येक किंग्स के बारे में जब अलग अलग पढ़ेंगे तो हम इस बात को जानेंगे भी कि कैसे क्या क्या अचीवमेंट्स थी। उन अचीवमेंट्स में ऐसे समझ लीजिए बेटा कि मुगल वंश ने भारत में जो हमारा आर्किटेक्चर था, जो हमारी बिल्डिंग्स थी, इस क्षेत्र में मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, इन क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में मुगल वंश के जो राजा थे वो बहुत ही अधिक माहिर थे। मतलब मंदिरों को आप इस बात को समझ लीजिए, मंदिर तो नहीं कहेंगे आप उसे, आप स्मारक कहेंगे या फिर ताजमहल जैसी खूबसूरत चीजें, दिल्ली का लाल किला, इन तमाम चीजों को बनाने में मुगल वंश ने अपनी ताकत लगाई। तो मतलब मुगल वंश के जो राजा थे वो स्थापत्य, आर्किटेक्चर, इस फील्ड को काफी पसंद करते थे। वो चीजों को बनाने में, ठीक है, अद्भुत इमारतों को बनाने में भारत में मुगल वंश में खास करके जो सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ये थी बेटा कि इस शासन मुगलों के समय में भारत में एक से एक भव्य इमारतें बनाई गई। पहली उपलब्धि आप इसका ये समझ सकते हैं। दूसरा, जब भारत में मुगल वंश अपने पीक पर थी तो उस समय पूरे भारत में न सिर्फ इनका राज्य था बल्कि उस समय जो भारत की प्रशासनिक, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स थी वो मुगल राजाओं के हाथ में थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से चीजों को किया, बहुत ही अच्छे से। देखिए, क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए कि इनका जो राज्य होता था, इनके राजाओं का, वो पर्टिकुलर एक बहुत बड़े भाग पर होता था, तो इसलिए इनका शासनकाल भी काफी अच्छे से होता था। बाकी जो और हमारे जो रीजनल किंग्स थे वो छोटे छोटे पार्ट पर शासन करते थे, ठीक है। तो जो मुगल डायनेस्टी के राजा थे, आप इस बात को समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा भी इस बात को कि इसके जितने भी किंग्स हुए वो सभी बहुत ही अधिक, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो शेरशाह सूरी हो, चाहे बाबर हो, ये सभी अपने टाइम के सर्वोच्च राजा थे। और इनकी जो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स थी, इनकी जो शक्तियां थी वो बहुत ही कुशल थी। तो बाबर के आक्रमण के साथ ही जब एस्टेब्लिशमेंट होती है तो पहले जो 4 साल होते हैं, आप सबसे पहले सारी चीजों को कवर करने से पहले हम बाबर के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें जिनको जानेंगे। क्योंकि देखिए, जिस समय भारत में दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी चल रही थी, एक अपने पीक पर चल रही डायनेस्टी को हटा करके एक नई डायनेस्टी को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो पावर चाहिए वो बाबर के पास थी। सबसे पहले बाबर के बारे में कुछ चीजें समझ लीजिए। बाबर जो था वो एक, इसके जो पिता थे और माता, ये दोनों अलग अलग वंश के थे, ठीक है। तो बाबर अपने पिता और माता, मतलब ये तैमूर और चंगेज, ये दोनों डायनेस्टी से रिलेटेड था, दोनों ही वंशों से संबंधित था। बाबर जो था, इसके बारे में समझ लीजिए, बाबर के जो पिता थे वो सेंट्रल एशिया में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फरगना। सेंट्रल एशिया में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है बेटा? फरगना। सेंट्रल एशिया के फरगना में इसके पिता जो थे वो शासक थे और ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में, मात्र 12 वर्ष की उम्र में 1494 में, मात्र 12 वर्ष की उम्र में 1494 में ये जो है वो फरगना का शासक बनता है। ये बाबर के बारे में आपको समझा रहे हैं, इसलिए जरूरी है बाबर के बारे में जानना। मैंने आपसे कहा कि हम प्रत्येक जो मुगल एम्पायर का एक एक राजा था उसके बारे में हम स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे ताकि जाने कि उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, उसने कैसे वर्क किया और कैसे उसने अपने टाइम पर देश में शासन किया। तो बाबर के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। तो बाबर भारत में 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना करता है। उसके जस्ट बाद कई सारे लगातार युद्ध होता है इसका। भले ही इसका शासन मात्र 4 वर्ष का था, पर 4 वर्ष में ये 1526, 1527, 1528 कंटिन्यूअस इसको युद्ध करना पड़ता है, ठीक है। हम उसके बारे में डिटेल में भी जानेंगे भी। उससे पहले बात कर लें बाबर के बारे में थोड़ा सा अर्ली तरीके से। तो फरगना में इसके पिता शासक थे और 12 वर्ष की एज में अपने पिता की डेथ के बाद फरगना का राजा बनता है। भारत में बाबर 5 बार आक्रमण करता है और जब ये पानीपत के युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके सफल होता है, तब जाकर के भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है, ठीक है।
दूसरी चीजें, कुछ चीजें जो बाबर के पास समझ लीजिए, बाबर की जो प्रशासनिक जो शासन करने की जो क्षमता थी बहुत ही कुशल होती है बेटा, क्योंकि भारत में जब बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है तो जस्ट 1526 में एस्टेब्लिशमेंट होती है, फिर 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा से इसका युद्ध होता है। वो डेट होती है बेटा 16 मार्च 1527। 16 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में राणा सांगा से इसका युद्ध होता है। और जस्ट उसके एक साल बाद चंदेरी के युद्ध में फिर बाबर को भारतीय राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ता है। चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें भी सफल होता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि 1526 से 1527 1528 अपनी मुगल वंश के एस्टेब्लिशमेंट को बनाकर रखने के लिए, उस साम्राज्य को बनाकर रखने के लिए सिर्फ स्थापना नहीं बल्कि उसके बाद के जो बैटल्स होते हैं उसमें भी बाबर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी विजय को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। 1513 में बाबर की डेथ हो जाती है और बाबर की डेथ के बाद हुमायूं भारत में शासन करने के लिए राजा बनता है। हुमायूं के बारे में बेटा हम बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो हम इस बात को मैंने आपको समझा दिया है कि 1526 में भारत में पहला राजा बनता है बाबर, और लास्ट जो होता है बहादुर शाह सेकंड 1837 से 1857 के बीच में। और हम इसके बीच में जितने भी किंग्स हुए थे उनकी सारी उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को, उनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो हमने बाबर के बारे में जाना। सबसे पहले बाबर का जो टाइम पीरियड था वो कितना था बेटा? बाबर का जो टाइम पीरियड था वो था 1526 से 1513। दूसरा है बेटा आप लोग का हुमायूं। हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो था 1530 से लेकर के 1540 तक पहली बार, और दूसरी बार जब राजा बनता है तो वो टाइम पीरियड था 1555 से 1556 के लिए। और तीसरा जो किंग है उसके बारे में आज थोड़ा समझ लीजिए आप, वो था शेर शाह, जिसका दूसरा नाम था फरीद खान। ये भारत में शासन बनता है, ये जब भारत में राजा बनता है वो टाइम था 1540 से लेकर के 1545 तक। तो ये तीन राजा थे। देखिए हमने कहा कि हम सबके बारे में जानेंगे, पर हम शुरुआत करेंगे बाबर से, हुमायूं और शेर शाह से। बाबर के बारे में आपने अच्छे समझ लिया, बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं भारत में दो बार राजा बनता है बेटा। पहली बार 1530 में बनता है, लेकिन 1540 में जब कन्नौज के युद्ध में हार जाता है तो ये ईरान भाग जाता है। इस बात को आप समझिएगा। जब 1540 में ये इसका जो दो बार शासन करने का टाइम पीरियड था इसीलिए होता है बेटा, क्योंकि जब 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार जाता है तो ईरान ये भाग जाता है, और फिर 1555 में लौट करके भारत आता है और मात्र एक वर्ष के लिए शासन करता है, फिर इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और उसके जस्ट बाद जो इस टाइम फ्रेम में जब ये 1540 में ईरान भाग जाता है तो उस समय शेर शाह सूरी, जिसका दूसरा नाम था फरीद खान, ठीक है, और हिस्ट्री में फरीद खान नाम से भी काफी फेमस है। तो शेर शाह सूरी 1540 में इस डायनेस्टी का अगला राजा बनता है। शेर शाह सूरी की जो अचीवमेंट थी उनके बारे में काफी अच्छे से आप लोग जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। तो अभी तक जो चीजें थी वो स्पेसिफिक रूप से यहीं तक हम समाप्त करते हैं। आप लोगों ने जो जाना उसको आप बस नॉर्मल में समझ लीजिए कि भारत में जब बाबर 1526 में जब एस्टेब्लिशमेंट करता है, मात्र 4 साल में ही लगातार 1527 हो या फिर 1528 हो, चंदेरी और खानवा इन दोनों ही बैटल में जीत करके भारत में मुगल डायनेस्टी को पूरी तरह से एस्टेब्लिश करता है। और जब भारत में अंग्रेज आते हैं और जब 1609 में जब शाहजहां से परमिशन मांगते हैं, परमिशन से डिनाई करता है शाहजहां, फिर 1612 में परमिट देता है, वहीं से मुगल डायनेस्टी धीरे धीरे अपने पतन मतलब समाप्ति की तरफ बढ़ती है, और वहीं से जो अंग्रेज होते हैं भारत में धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। 17th में क्रीक पर होती है, लेकिन अंतिम मुगल शासन जो समाप्ति होती है बेटा वो भी उतनी ही रोस्ट तरीके से होती है। जो अंतिम शासक होता है इस मुगल एम्पायर का वो था बहादुर शाह सेकंड, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड था 1837 से 1857 के बीच में। तो ये सारी चीजों को आप लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। आगे की जो चीजें हैं उसको हम अगले वीडियो में बेटा देखेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।